हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। आज हम करने वाले हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का टॉपिक। इस चैप्टर को आप यूनिट एंड डायमेंशन भी कह सकते हो या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट भी कह सकते हो। आज का टॉपिक है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है, ये सब आपको आज के इस लेक्चर के अंदर ही पता चलेगा। हम देखेंगे कि किस तरह से आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी जाए उसका आपको कैसे डायमेंशन निकालना है, ये भी हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके डायमेंशन के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसी लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। तो ये लेक्चर करने के बाद आपको ये टॉपिक और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ ली जाएगी आप तुरंत वो बता दोगे। स्टार्ट करें लेक्चर। ओके सर, इससे पहले हमने एक और लेक्चर किया था इसी चैप्टर का, उसका नाम था यूनिट्स का लेक्चर। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। यूनिट्स रविंद्र सिंह आप लिख देना, आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें लेक्चर। ओके सर, तो हमको देखना डायमेंशन फॉर्मूला और साथ में सर डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। ये दो सर अपने पास बेसिक टर्म आती है, दो बेसिक टर्म आती है। इनिशियली मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा जो कि आपको फील दिलाएगी कि क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअल में, किस लिए ये बनाया गया और सर क्या होती है इसके अंदर डायमेंशन। ये दोनों बातें आपको इनिशियल थोड़ी थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, वो आपको बताएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना स्टार्टिंग के 5 मिनट। ये बताने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक थ्योरी और बताने की जरूरत है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताई थी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, एकदम फिजिक्स की शुरुआत से जा रहे हैं हम। जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं अपने पास दो टाइप की क्वांटिटी आती है। एक होती है सर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दी थी, उसके अंदर मैंने लिख रखी थी। अभी मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरी क्वांटिटी सर वो होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको मेजर करना अपने बस की बात नहीं होती। तो जिनको मेजर करना अपने बस की बात नहीं होती उनकी सर हम फिजिक्स के अंदर बात ही नहीं करते। हमें बात करनी होती है सर फिजिकल क्वांटिटी की। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे आगे इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करना है कुछ पार्ट्स के अंदर। ये जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। एक होती है सर मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है इसके अंदर मेरे पास दो टॉपिक आते हैं, एक होता है प्योर एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अगर उनके बारे में पढ़ना है लास्ट लेक्चर के बारे में, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एकदम आराम से आपको पढ़ा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी भी मैंने एकदम पूरा डिटेल के अंदर आपको बता रखा है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो यहाँ पर देना जरूरी है। एक होती है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है सर डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो कि स्वतंत्र होती है, एकदम फ्री होती है, जो कि सबसे बेस होती है, जिसकी मदद से हम कोई भी दूसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी को हम उसी की मदद से बनाते हैं। जैसे सर अपने पास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, क्या हम सर किसी और चीजों के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? लेंथ सबसे बेसिक ही तो होती है, बिल्कुल सर। जैसे अपने पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी को हम लेंथ और टाइम के रूप में सर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। लेकिन सर लेंथ क्या होती है? एक बेसिक क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताई जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, एकदम फ्री, सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है सर? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास फिजिक्स के अंदर होती है। कौन कौन सी होती है सर? लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इसके अलावा करंट होती है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है और सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता रखी है। और सर दूसरी तरफ अपने पास क्या आता है सर? डिराइव्ड क्वांटिटी आता है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की ही मदद से उन सबको जोड़कर तोड़कर बनाया जाता है। कौन सी क्वांटिटी सर? डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि डिपेंड करती है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। उन सबको मिलाकर मतलब एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर क्या किया जाता है सर? डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाया जाता है। आया समझ में? बिल्कुल सर आया समझ में। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल बताया, डिराइव्ड बताया, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इनको हम किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं सर? डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया इन दोनों का इंट्रोडक्शन कि क्या होती है फंडामेंटल, क्या होती है डिराइव्ड। ये जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है इनको फंडामेंटल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि ये जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, मान लो वेलोसिटी है, ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, ये चीजें बताने के लिए सर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर डायमेंशंस आती है। कैसी आती है बताता हूं। मान लो मेरे पास एक कोई क्वांटिटी ए मेरे को दे रखा है, जो कि क्या है सर? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है ए नाम से, मैं एक अज्यूम कर रहा हूं, जिसका सर मान लो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और सर a की पावर अब मान लो d, और मान लो आप इसके अलावा अपने पास टेम्परेचर यानी केल्विन की पावर e।
इस तरह से सर हमको एक डिराइव्ड क्वांटिटी दे रखी है। सर ये क्या होता है? ये होता है सर डायमेंशनल फॉर्मूला। इस ब्रैकेट के अंदर हम बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इनको लिखकर इन सब के फॉर्म में एक डिराइव्ड क्वांटिटी को हम शो करते हैं। ये होता है सर डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिखाना चाहता था मैं कि कैसा होता है। एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसके लिए सर हम डायमेंशनल फॉर्मूला मेनली बताते हैं, ठीक है। मेनली किसके लिए बताते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए, कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ये कौन कौन सी फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। जैसे अपने पास कोई ए डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये सर मास, लेंथ, टेम्परेचर, इसके अलावा करंट के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, और सर और इसके अलावा टाइम, और ये क्या है सर अपने पास टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज करते हैं। इन सब सर फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है कौन सी? ये वाली डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमको बताना होता है कि अपने पास कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है ये कौन कौन सी फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। ये बताने के लिए सर हम इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सर आया समझ में। अब ये जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इसके अलावा करंट है, इसके अलावा सर टेम्परेचर है, इन सब के ऊपर देखो कुछ ना कुछ पावर लगी हुई है। मास की पावर ए है, लेंथ की पावर क्या है सर? बी है, टेम्परेचर की पावर क्या है सर? सी है, एम्पियर की पावर सर क्या है? डी है, और सर केल्विन की पावर ई है। ये जो सर इनके ऊपर पावर्स लगी हुई है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर इस डायमेंशनल फॉर्मूला में, इनको सर हम बोलते हैं डायमेंशन। तो सर आप डायमेंशन के बारे में क्या लिख सकते हो? पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि सर जो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास होता है, ये देखो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके अंदर जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एम्पियर यानी करंट हो गया, इसके अलावा सर केल्विन यानी कि टेम्परेचर हो गया, इन सब की जो पावर है वो अपने पास क्या होती है सर? डायमेंशन होती है। इन सब डायमेंशन को और फंडामेंटल क्वांटिटी को बताते हुए अपने पास जो फॉर्मूला आता है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, इस फॉर्मूले को हम सर क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है सर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को भी हम सर डायमेंशनल फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। जैसे अपने पास पूरी फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया, बिल्कुल सर। जैसे मान लो मैं ले रहा हूं मास को भी तो सर हम इसी के रूप में शो कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में। क्या सर मास का भी डायमेंशनल फॉर्मूला? बिल्कुल। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी? बिल्कुल सर। क्या मैं मास की पावर 1 लिखकर इसको शो कर सकता हूँ? ये सर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई बोले कि सर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? ये मेरे पास लेंथ है, पावर मैंने 1 लगा दी, ये सर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई बोले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर? वेलोसिटी अपने पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ पहले तो। वेलोसिटी का फॉर्मूला सर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल सर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ होती है? बिल्कुल सर, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है। कैसे? हम बोलते नहीं है कि मेरे पास एक बॉल थी, मैंने क्या किया कि इस बॉल को मैंने एक टेबल के ऊपर 5 मीटर डिस्प्लेस किया। क्या कर रहे हैं हम सर? डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस मतलब सर डिस्प्लेसमेंट क्या किया? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब सर वो एक लेंथ होती है, बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर? एक लेंथ होती है। तो मैंने x यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह मैंने क्या किया सर? लेंथ लिख दिया। बाय टाइम तो सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट भी सर फंडामेंटल, और अपने पास ये जो अपने पास ये जो टाइम है ये भी क्या है सर? फंडामेंटल। तो L बाय टी। अब सर ये मेरे पास इससे L डिवाइड बाय ये जो t है, इस t को अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगा, कोई भी अपने पास क्वांटिटी हो, कोई भी टर्म हो, वो डिवाइड बाय के अगर नीचे हो, उसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे उसकी जो पावर है वो अगर +1 है तो वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। कैसे सर? बताता हूँ। ये L बाय टी था, ये t के साथ में कुछ नहीं है, मैं क्या t की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो सर ये L की पावर तो 1 ही रहेगा, L की पावर कुछ नहीं है, मैंने इसको L की पावर भी 1 लिख दिया, L की पावर 1, बिल्कुल सर। ये t को मैं ऊपर लेकर आया, t की पावर -1 हो गई, तो L की पावर 1, t की पावर -1, अगर मैं इसके बाहर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये सर अपने पास क्या बन जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सर? वेलोसिटी का बना। सर यहाँ पर तो मास है ही नहीं, करंट है ही नहीं, अपने पास टेम्परेचर है ही नहीं, तो आप लिख सकते हो। कैसे सर? उन सब की पावर आप 0 लगा देना। कोई भी टर्म हो उसकी अगर पावर 0 होगी तो क्या हम उसको सीधा 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में, ये देखो, अब ये जो मेरे पास वेलोसिटी का सर डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये क्या है सर? L की पावर 1, t की पावर -1। क्या मैं सर इसको साथ में ऐसा भी लिख सकता हूं अगर मेरे को मास, लेंथ, टाइम सब के फॉर्म में लिखना हो? t की पावर -1।
इस तरह से सर क्या मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, ब्रैकेट क्लोज कर अपने पास ये क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो m मास के लिए अपने पास कोई टर्म नहीं आ रही थी सर वेलोसिटी के अंदर, तो मैंने क्या किया? मास की पावर 0 लिख दी कि ये जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ना, बिकॉज ये इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। तो ये जो वेलोसिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है इसकी सर ये अपने पास हमने इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है ये इन दो पर डिपेंड कर रही है, तो ये देखो इसकी भी टर्म आई है, इसकी भी टर्म आई है। अब सर ये मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मैं कैसे बता दूं कि मास इसके अंदर आएगा? लेकिन हमको क्या बोला जाता है जनरली कि मास, लेंथ, टाइम सबके फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो। तो सर मास पर डिपेंड नहीं करती, तो मैं क्या करूंगा? मास की पावर 0 लगा दूंगा। मास की पावर क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। आया समझ में? बिल्कुल सर, यहां तक का समझ में आ गया। अब और ज्यादा बेस में जाते हैं हम, और ज्यादा बेसिक तरीके से आपको बताते हैं। अब तक मैंने क्या किया? अब तक मैंने आपको डायमेंशन बताया, अब तक मैंने आपको क्या बताया सर? डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया। अब हम देखने वाले हैं अपने पास जो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इनके सिंबल क्या होते हैं, बिकॉज आगे हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या सिंबल होता है, क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर इनको लिखने के लिए इनके आपको सिंबल तो पता होने चाहिए ना? बिल्कुल सर, पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी एफ क्यू लिखकर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है सर। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सात अपने पास क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बिल्कुल। इन सब को सर हम कैसे शो करते हैं? इन सब का सिंबल, मास का सिंबल होता है सर कैपिटल एम, लेंथ का सिंबल होता है सर एल, टाइम का कैपिटल टी, ओके। करंट का सर सिंबल होता है आई, सिंबल क्या होता है? आई। लेकिन सर हम क्या करते हैं इसके लिए? ए का सिंबल यूज करते हैं, एम्पियर का। जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो हम सर इसका क्या सिंबल यूज करते हैं? ए का सिंबल यूज करते हैं। अब सर टेम्परेचर, इसके लिए हम थीटा यूज करते हैं। लेकिन सर जब हम डायमेंशन आपको बताएंगे तो उस टाइम क्या करेंगे सर? हम केल्विन के का सिंबल यूज करेंगे, ओके सर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सर अपने पास यूनिट कैंडेला होता है, तो सर इसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं? सी डी यूज करते हैं, कैंडेला का सी डी। अब सर अपने पास ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है सर? मोल होता है। मोल की कोई भी अपने पास कोई सब्सटेंस है वो कितना है? इतने मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सर हम किस में शो करते हैं? मोल में। MOLE उसके स्पेलिंग होती है, और जब हम इसका सिंबल आपको बताते हैं तो सर हम क्या करते हैं? MOL यूज करते हैं इसके लिए। आया समझ में? बिल्कुल सर। अगर कोई बोले कि इन फंडामेंटल क्वांटिटी की भी क्या सर डायमेंशन होती है? बिल्कुल सर, इनकी भी डायमेंशन होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए देख रहे हैं, इनके लिए भी होता है सर, बिल्कुल होता है। मेनली डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए बताया जाता है, मेनली डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया जाता है कि ये जो अपने पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ये आप अपने पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसकी मदद से बता सकते हो। बता सकते हो? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। लेकिन ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए भी बता सकते हैं। कैसे सर? ये अपने पास एम मैंने लिखा, ठीक है सर, पावर मैंने मास की 1 लिख दी, बस इस तरह से आप शो कर सकते हो। लेंथ के लिए सर आप एल की पावर 1 लिख दो, टाइम के लिए टी की पावर 1 लिख दो, करंट के लिए ए की पावर 1 लिख दो, टेम्परेचर के लिए के की पावर 1 लिख दो, इसके लिए सर सी डी की पावर 1 लिख दो, और सर मोल के लिए MOL की पावर 1 कर दो, बस हो गया। सर मैं अगर आपको बोलूं कि सारी फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस करो, तो सर मैं क्या ये जो अपने पास मास है ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा? नहीं सर, नहीं कर रहा, ये तो इंडिपेंडेंट है, किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल। क्या ये टेम्परेचर पर कर रहा? नहीं सर, नहीं कर रहा। तो क्या मैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला को m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0 ऐसे भी तो लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, लिख सकता हूं, क्योंकि l की पावर 0 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज वही रहती है m की पावर 1। t की पावर भी सर अगर मैं 0 कर दूंगा तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फिजिक्स के अंदर एकदम नए हो, नया आप फिजिक्स के अंदर अगर आप अपने कदम रख रहे हो, कुछ भी आपको फिजिक्स के अंदर नहीं आता है, तो आप मेरी एक बात याद रखना, अपने पास कोई भी टर्म हो, अगर आपको उसकी पावर 0 मिल जाए ना तो आप उस पूरी टर्म को 1 कर दो।
किसी भी टर्म की पावर अगर आपको 0 मिल जाए ना तो आप उसको क्या कर दो, 1 कर दो। तो ये नॉर्मली 1 हो जाएगा, ये भी नॉर्मली 1 हो जाएगा, l की पावर 0 भी नॉर्मली 1 हो जाएगा, और t की पावर भी 0 अगर आपके पास है तो वो भी सर नॉर्मली 1 हो जाएगा। तो अपने पास बचा तो आखिरकार यही ना, m की पावर 1। यही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, यही सेम टू सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे सर? m की पावर 0 कर दी, बिकॉज लेंथ जो है ये मास पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। l की जगह मैं 1 कर दूंगा, t की पावर में क्या कर दूंगा सर 0, ब्रैकेट बंद कर दो। ये हो गया सर डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पर सर हम क्या करेंगे, m की भी पावर 0, l की भी पावर 0 और सर t की पावर 1 कर देंगे। हाँ सर, इसी तरीके से हम इन सब को शो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एम्पियर के लिए करना होगा तो आप क्या करेंगे सर, m की पावर 0, l की पावर भी 0, t की भी पावर 0 और सर एम्पियर की पावर 1 कर देंगे। हाँ सर, अगर आपको कोई टेम्परेचर का बोले तो क्या करेंगे सर, m की पावर 0, l की पावर 0, t की भी पावर 0, एम्पियर a की भी पावर 0 और सर केल्विन की पावर 1, ये k की पावर 1। इस तरह से सर आप डायमेंशनल फॉर्मूला को शो करते हो। अब बहुत हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी के आपको डायमेंशन बताने। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन, जिसके लिए आप ये लेक्चर देखने हो, मतलब सर डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। एक मैंने आपको एग्जांपल पहले बताया भी था। कौन सा एग्जांपल बताया था सर? मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था वेलोसिटी का, याद है? हाँ सर याद है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। फिर से वेलोसिटी बताऊंगा ताकि आपका एक बेस तगड़ा बने, बेस तगड़ा बने। जो चीज़ आपने पहले देखी वही बात अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मिटाता हूँ मैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद में आपको डायमेंशन के अंदर कभी भी कोई भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। करें स्टार्ट? हाँ सर करिए स्टार्ट। हम क्या देख रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हम देख रहे हैं डायमेंशंस। सबसे पहले अपने पास क्या आता है सर, वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर मेरे को नहीं याद, कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर याद हो जाएगा, छोटे क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा अगर याद है तो, और नहीं याद है तो अभी याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है अपने पास वेलोसिटी। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ होती है? बिल्कुल सर डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है, बिकॉज हम बोलते हैं ना मेरे पास एक बॉल थी, उसको मैंने क्या किया, एक टेबल पर 5 मीटर डिस्प्लेस किया। बिल्कुल सर किया। तो ये क्या होती है सर, लेंथ होती है। लेंथ होती है तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, एल की पावर 1 कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं सर, एल का सिंबल यूज करते हैं, कोई पावर नहीं है, 1 लगा दो। टाइम क्या होता है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी ही होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये हमने एल की पावर 1 लगा दिया। टाइम भी सर अपने पास क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसके लिए भी हमने टी की पावर 1 लगा दिया। अब मेरे पास मैंने क्या बोला, एल की पावर 1 है, टी की पावर 1 है। ये सर एल की पावर 1 डिवाइड बाई टी की पावर 1 है। अगर ये मेरे पास डिवाइड बाई टी की पावर 1 है, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, ये डिवाइड बाई से ऊपर लेकर जाऊंगा, तो टी की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो क्या वो टी की पावर -1 बन जाएगी। हाँ सर टी की पावर -1 बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था, याद है ना? बिल्कुल सर याद है। एल की पावर 1 टी की पावर -1 बन जाएगी। एल की पावर 1 टी की पावर -1 बन जाएगी। तो जब अपने पास कोई भी टर्म ऐसी अगर आपको देखने को मिले, एल की पावर 1 बाई टी की पावर 1, जब ये डिवाइड बाई वाली चीज ऊपर जाएगी तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पावर वही रहेगी, बस नेगेटिव हो जाएगी। यानी टी की पावर 1 है तो क्या होगी सर, टी की पावर -1। अगर आपको इसी जगह एल की पावर 1 बाई टी की पावर 2 दी होती, एक्सेलरेशन के टाइम में आएगी यही चीज। जब मैं आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताऊंगा उस टाइम यही चीज आएगी। तो टी की पावर यहाँ पर सर क्या है, 2। अगर ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर तो 1 ही रहेगी, ऊपर जाएगा तो पावर यही रहेगी, बस आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, यानी कि टी की पावर -2 हो जाएगी। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। तो यहाँ पर तो 2 वाला कोई केस है नहीं, यहाँ पर सर सीधा 1 वाला केस है। तो ऊपर जाएगा पावर सेम रहेगी, ऊपर जाएगा पावर सेम रहेगी, बस सर नेगेटिव हो जाएगी। एल की पावर 1 टी की पावर -1 हो जाएगी। आया समझ में? हाँ जी सर आया समझ में। आगे बढ़ें। तो ये अपने पास जो एल की पावर 1 और टी की पावर -1 है, ब्रैकेट बंद कर दो, ये आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। आया समझ में? हाँ सर। अगर मैं मास, लेंथ, टाइम तीनों के रूप में अगर एक्सप्रेस करूँ तो सर मास पर तो डिपेंड नहीं करता, मतलब सर मैं मास की पावर 0 लगा दूंगा, लेंथ की पावर सर 1 लगा दूंगा और टेम्परेचर की पावर -1 लगा दूंगा। मास की पावर 0 क्योंकि इस पर डिपेंड करती नहीं है वेलोसिटी, इस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। किस पर करती है, लेंथ और टाइम, इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पर वेलोसिटी डिपेंड करती है ना। अभी अभी हमने निकाला।
तो मास की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। इनमें से ये जो मास की पावर 0 है, 0, ये लेंथ की पावर क्या है 1 है, और ये जो टी की पावर -1 है, इन सबको सर हम क्या बोलते हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इन सबको हम सर क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशंस हम इनको बोलते हैं। ये किसके डायमेंशन है सर, मास के डायमेंशन। ये किसके डायमेंशन है सर, लेंथ के डायमेंशन। और ये किसके डायमेंशन है सर, अपने पास टाइम की डायमेंशन है। आया समझ में, हाँ आ गया समझ में। हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का खेल अभी थोड़ी देर में आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब सर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप वेलोसिटी की जगह एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखो, और ये बाय टाइम पहले से भी पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। जब ये आपको इस तरह से टाइम बाय टाइम दिखे तो ये टाइम इस टाइम के साथ क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर है सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का क्या है सर, स्क्वायर है। हाँ जी सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, लेंथ होता है। तो एल की पावर आपको क्या करना है, 1 कर देना है। कोई पावर नहीं है एल के साथ, तो आपको क्या करना है, 1 कर देना है। इसके बाद में क्या आता है सर, टाइम आता है। टाइम टी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सर फंडामेंटल ही होती है। लेंथ भी फंडामेंटल, हाँ सर। और क्या था अपने पास, टाइम भी फंडामेंटल। मैंने ये डायरेक्ट वेलोसिटी बाय टाइम क्यों नहीं किया, इसको सर मैंने कैसे चेंज क्यों किया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में, क्योंकि सर अपने पास वेलोसिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल नहीं होती। पहले आप डिराइव्ड को फंडामेंटल के अंदर चेंज करो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपने किया, बिल्कुल सर किया, और बाय टाइम अपने पास पहले से पड़ा था। ये टाइम क्या हो चुका है सर, टाइम का स्क्वायर। हाँ सर, टाइम का स्क्वायर हो चुका है। अब ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ फंडामेंटल, तो एल की पावर 1 बाय टाइम का स्क्वायर। टाइम अगर आपके पास टाइम के साथ कुछ नहीं है तो आप क्या कर दोगे सर, टाइम के पावर 1 लगा दोगे, और इसका स्क्वायर हो रहा है आपके पास, यहां पर हो रहा है सर, एल की पावर 1 बाय टी की पावर 1 का स्क्वायर हो रहा है। अब सर अगर आपके पास कोई भी टर्म हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, अगर उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, जैसे अपने पास क्वांटिटी है टी, इसकी पावर क्या है सर, 1 है। अगर इसके ऊपर भी कोई पावर हो, जैसे t की पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये पावर इस पावर की क्या हो जाती है सर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर इस पावर के साथ क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई। ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो सर क्या मैं t की पावर 1 इंटू 2 करके t की पावर 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकता हूँ। t की पावर 1 थी, इसकी पावर क्या थी, 2, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 इंटू 2 क्या आता है सर, 2 आता है। तो क्या ये l की पावर 1 बाई टी की पावर 2 आ जाएगा, बिल्कुल सर, l की पावर 1 बाई टी की पावर 2, l की पावर 1 बाई टी की पावर 2 हो जाएगा। अब जब ये मेरे पास t की पावर 2 है, इसको जब मैं डिवाइड बाई से ऊपर लेकर जाऊंगा, l की पावर अपने पास क्या पड़ी थी सर, 1 पड़ी थी, बाई टी की पावर 2 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा सर, पावर तो सेम रहेगी, बस आगे नेगेटिव लग जाएगा। पावर तो सेम रहेगी 2, आगे बस क्या लग गया सर, नेगेटिव। l की पावर 1 टी की पावर -2, ये क्या आ चुका है सर अपने पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर तीनों आप बेसिक क्वांटिटी बताना चाहते हो, तीनों फंडामेंटल, तो आप क्या कर सकते हो, मास पर तो डिपेंड करता नहीं है एक्सेलरेशन, हाँ सर नहीं करता, तो मास की पावर आप सर 0 लगा दोगे। एल की पावर 1 और टी की पावर -2 आपके पास आया है, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है, बिल्कुल सर। इसको निकालने का एक और तरीका, क्या तरीका सर, आपने क्या यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रखा है, बिल्कुल सर निकाल रखा है, तो आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा जो बोर्ड आपने खराब किया है वो करने की जरूरत है नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला देखना है। कौन सा, वेलोसिटी बाय टाइम, देख लेंगे, बिल्कुल सर देख लेंगे। क्या हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली, बिल्कुल सर निकाली। एल की पावर 1 टी की पावर -1, तीनों में लिखना है, तो मास की पावर 0, एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो सर हमने क्या निकाली, वेलोसिटी की, एल की पावर 1 टी की पावर -1, तो आप वेलोसिटी की जगह इसको लिखो, एल की पावर 1 टी की पावर -1, इसको लिखा। बाई सर टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी की पावर 1। अब जब ये जो मेरे पास टी की पावर 1 है, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा सर, पावर सेम रहेगी, बस आगे माइनस लग जाएगा, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, टी की पावर -1 बन जाएगा। तो एल की पावर 1 टी की पावर -1 अपने पास पहले से पड़ा था, और साथ में सर क्या आया, टी की पावर -1 और आ गया। एल की पावर 1 टी की पावर -1, साथ में सर टी की पावर -1 और हो गया। अब जब ये टी की पावर -1 इस टी की पावर -1 के साथ क्या हो रहा है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है,
हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दोनों टर्म जो कि सेम टर्म है एक दूसरे से क्या हो रही है सर, मल्टीप्लाई, तो इनकी जो पावर्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। तो -1 और -1 को जब आप जोड़ोगे तो सर क्या होता है, -1 तो सर -2 होता है। हाँ, -1 क्या होता है, -2 होता है। तो l की पावर 1 t की पावर -2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ चुका है सर, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये देखो आपने यहाँ से निकाला है, l की पावर 1 t की पावर -2। आपको इतना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करने की जरूरत थी नहीं। आप डायरेक्टली वेलोसिटी का अगर आपको पता है l की पावर 1 t की पावर -1, तो आप सर वेलोसिटी बाय टाइम करके निकाल सकते हो। आया समझ में? हाँ सर, आ तो गया समझ में। बढ़े आगे? हाँ सर। अब मैं आपको बहुत सारी जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे अपने पास फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, इसके अलावा इम्पल्स और मोमेंटम का तो सेम होता है, वो चेंज इन मोमेंटम होता है, इम्पल्स। अगर नहीं पता इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वो आपको फिजिक्स पूरी जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसके दौरान सब कुछ पता चल जाएगा। जो स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर ना 11th के, वो आपको पूरी फिजिक्स सिखा कर चले जाएंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप एक नए स्टूडेंट हो। तो आपको जिन जिन टर्म्स के फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना, टेंशन मत लेना। जब जब वो चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर की शुरुआत ही उन फॉर्मूला के साथ होगी, तो आपको वो समझ में आते रहेंगे। ठीक है, आज हम डायमेंशन देख रहे हैं, तो आपको मैं जिन जिन चीज़ों के आपको फॉर्मूला याद है नहीं, वो बस आप मुझे देखते चलो। जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप निकालते चलो। खुद से भी ट्राई करो, सिर्फ बोर्ड मत देखते रहो, खुद से भी ट्राई करो कि क्या मैं इसके डायमेंशन निकाल पा रहा हूँ। जैसे मैं आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना दे रहा हूँ। सबसे पहले सर अपने पास क्या है, फोर्स, और दूसरा मैं आपको एक और काम दे रहा हूं। आपको क्या करना है सर, मोमेंटम का डायमेंशन आपको निकालना है। सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बहाना भी मैं आपको मिटा देता हूं कि सर आपको F = ma ये फॉर्मूला दिया होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F = ma, ये आपको सर एक फॉर्मूला दे रखा है। और मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, P = mv होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। P = mv और F = ma, ये अपने पास दो फॉर्मूला है। निकालो सर, क्या होता है सर, इसकी डायमेंशन क्या आएगी फोर्स की, इसकी जो भी डायमेंशन आएगी वो आपको ऑलवेज याद रखनी होगी। इसकी मदद से हम फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे सर, आपने क्या अब तक निकाली? जी सर मैंने निकाल ली। अगर नहीं भी निकाली है तो आप मुझे देख सकते हो। अगर आपको नहीं आती है या फिर आपने जानबूझकर नहीं निकाली है तो भी अब आप मुझे देख लीजिए। क्या होता है सर फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल और कौन सी डिराइव्ड है? सर मास तो फंडामेंटल होता है, हाँ, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डिराइव्ड होता है, जिसकी हमने अभी अभी क्वांटिटी अभी हमने क्या किया था सर, इसके डायमेंशन हमने अभी निकाली थी, किसकी, एक्सेलरेशन की। और मास क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। हम उसका सिंबल लिख देंगे, साथ में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, मास की पावर 1। ये हो गया सर मास का डायमेंशन। साथ में क्या है सर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या हमने अभी अभी डायमेंशन निकाली? हाँ सर, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर होता है या फिर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। हमने यहाँ से निकाली सर एक्सेलरेशन की डायमेंशन L की पावर 1 T की पावर -2। क्या हमने अभी अभी वही निकाली थी? हाँ सर निकाली थी, L की पावर 1 T की पावर -2। तो बस रख दो एक्सेलरेशन की L की पावर 1 T की पावर -2। तो क्या ये चीजें हैं, इनमें से क्या कुछ भी सेम आ रहा है? नहीं सर, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा। आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सारी चीजों को साथ में मिलाकर रख दो। M की पावर 1, हाँ सर, L की पावर 1, हाँ सर, T की पावर -2। इन सारी चीजों को बस आप आपस में एक ही ब्रैकेट के अंदर लेकर आ दो। M की पावर 1, M की पावर 1, L की पावर 1, हाँ सर L की पावर 1, T की पावर -2, T की पावर -2। यही होता है अपने पास फोर्स का डायमेंशन। यही क्या होता है सर अपने पास फोर्स का डायमेंशन। समझ में आया दोस्त? हाँ आ तो गया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास की पावर 1, हाँ सर, लेंथ की भी पावर 1, हाँ सर, और टाइम की पावर -2। आया समझ में? आ गया समझ में। अब तक आपने क्या मोमेंटम का डायमेंशन निकाला? नहीं, मैंने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, अब निकाल देते हैं। इनमें से क्या है डिराइव्ड और क्या है फंडामेंटल? वेलोसिटी क्या डिराइव्ड होती है? हाँ, वेलोसिटी डिराइव्ड होती है। मास क्या फंडामेंटल होता है या डिराइव्ड? मास तो सर फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल की सबसे पहले आप लिखो डायमेंशन, M की पावर 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आपने वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे साथ निकाली थी? हाँ सर, एक्सेलरेशन भी हमने निकाली, वेलोसिटी भी निकाली। हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखी, तुरंत हमने फोर्स निकाला। यहाँ पर हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, तुरंत हम मोमेंटम निकाल लेंगे। वेलोसिटी की सर क्या होती है डायमेंशन? L की पावर 1 T की पावर -1। अभी अभी निकाली है, अगर नहीं आती तो पीछे हम थोड़ा अब बैक में जाकर देख सकते हो कि किस तरह से निकाली जाती है वेलोसिटी की डायमेंशन। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दो, L की पावर 1 T की पावर -1।
बस अब इन सारी चीजों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लेकर आ जाओ, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टी की पावर -1। बस ये किसका हो चुका है सर, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाता है। क्या आपको फोर्स समझ में आया, क्या आपको मोमेंटम समझ में आया? हाँ, दोनों आ गए समझ में। ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना होता है, ऑलवेज याद रखना होगा कि क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टेम्परेचर अपने पास टाइम की जो पावर होती है वो क्या होती है -2, m1 L1 t की -2, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। आया समझ? अब सर आपने बोला कि ये हर जगह यूज होता है, बताओ एग्जाम्पल कहां पर यूज होता है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वर्क। आपको क्या करना है, वर्क का डायमेंशन बताना है। वर्क, वर्क क्या होता है सर, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। अब निकालो, क्या आपको फोर्स की डायमेंशन पता है, ये रही सर। हाँ, इस तरह से आप वर्क निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स पता है तो आपको कुछ भी इसके लिए, फोर्स क्या होता है सर, F = ma होता है, ये सब कुछ आपको करके निकालना नहीं पड़ेगा। आपको नॉर्मली पता होगा कि फोर्स की डायमेंशन है, मैं यहां पर लिख सकता हूं F की जगह m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 आपने रखा। साथ में एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप इसके लिए नॉर्मली L की पावर 1 लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होती है, तो हमने L की पावर 1 लगा दिया। और ये L की पावर 1 क्या इस L की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है? हाँ सर हो रही है। तो मैं क्या कर दूंगा, n की पावर एज इट इज पड़ा रहने दूंगा। L की पावर 1, L की पावर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, मैंने क्या बोला, दो सेम टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनके ऊपर जब कुछ ना कुछ पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये L की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है L की पावर 1 के साथ, तो दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 दोनों की पावर ऐड होकर क्या बन गया, L की पावर 2 बन गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, L × L क्या होता है सर, L स्क्वायर होता है, L स्क्वायर होता है। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, m की पावर 1 L का स्क्वायर कर दिया आपने और t की पावर -2। ये भी सबसे फेमस डायमेंशन मानी जाती है, फोर्स की जो डायमेंशन है ये भी बहुत फेमस मानी जाती है, और जो वर्क है इसके डायमेंशन भी क्या क्या मानी जाती है, बहुत फेमस मानी जाती है। और यही सेम टू सेम डायमेंशन किसकी होती है, एनर्जी की होती है। एनर्जी की भी आप इसको बोलते हो, एनर्जी की भी डायमेंशन यही होती है। एनर्जी की भी डायमेंशन सर क्या होती है, यही सेम टू सेम होती है। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। इतना हो गया। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं डायमेंशन के, जिनके आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। हमने वर्क निकाला, हमने इससे पहले मोमेंटम और फोर्स देखा, उससे पहले हमने क्या किया सर, एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी देखा। अब और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, उनके भी आपको, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने रहेंगे। जैसे प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। सर स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होते हैं? जब अपने पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ये सारे टॉपिक आएंगे, जब आपको उस टाइम आपको इलास्टिसिटी के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन, विस्कोसिटी ऐसी टर्म सुनने को मिलेगी। अभी जो स्टूडेंट 11th के अंदर आया उसके लिए ये जो टर्म है ये बहुत नई हो सकती है। बस आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उन फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इतना काम करना है अभी। अगर ना हो तो मुझे देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 देखिए हमने अभी, हम देख रहे हैं प्रेशर। मान लो आपको प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। प्रेशर तो सबने सुना है, हाँ सर सुना है। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, सर मेरे को नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया होता है, अगर आपको नहीं पता तो। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का तो सर हमने डायमेंशन अभी अभी निकाला था, m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 बाय एरिया। क्या होता है सर, एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं एरिया को, है ना। एक स्क्वायर के लिए क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी लेंथ इंटू लेंथ होता है। ये जो लेंथ है ये भी क्या होती है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेथ ये भी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों सर, दोनों को मीटर के अंदर हम मेजर करते हैं, हाँ सर मीटर के अंदर मेजर करते हैं, मतलब हुई तो दोनों आखिरकार लेंथ ही ना। हाँ सर दोनों के दोनों क्या होगी, लेंथ ही हुई है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं क्या बोल सकता हूँ, L इंटू L ही बोल सकता हूँ, बिल्कुल। दोनों की पावर 1, हाँ सर। तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी, ऐड होगी। तो L की पावर 1 + 1 यानी कि L की पावर क्या होगी, 2 होगी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, L इंटू L, L का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया। तो बाय आप एरिया की जगह क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर लिख सकते हो। कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। अब m की पावर तो मैंने 1 लिख दी,
यहाँ पर एल की पावर 1 है, यहाँ पर एल की पावर 2 है। ये जो मेरे पास एल की पावर 2 है इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, डिवाइड बाय से ऊपर लेकर जाऊंगा, तो ये सेम टू सेम पड़ी रहेगी सारी टर्म्स, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। साथ में ये क्या बन जाएगा अपने पास, एल की पावर -2। मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय से हम ऊपर भेजेंगे, जो अपने पास ऊपर पावर है वही सेम टू सेम पावर यहाँ पर रहेगी, बस क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा आगे। तो एल की पावर 2 ही रही है, बस सर साथ में क्या लग गया अपने पास, नेगेटिव लग चुका है, एल की पावर -2। अब देखो यहाँ पर ये एल क्या इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये एल इस एल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सर इनकी पावर क्या हो जाएगी, सर आपस में ऐड हो जाएगी। तो एल की पावर 1 एल की पावर -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एल की पावर -2 + 1 के साथ में जब जुड़ेगा तो अपने पास आंसर क्या आता है, -1। तो कुल मिलाकर ये एल की पावर -1 बन जाएगा। नहीं आया समझ में, दोबारा बताता हूँ, ये दोनों चीजें सेम रहेगी, मास और अपने पास टाइम, तो बिल्कुल लेंथ की पावर 1 है और लेंथ की पावर -2 है, आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की जो पावर है वो आपस में क्या होती है, 8। इसकी पावर -2 प्लस में इसकी पावर क्या है, 1। -2 + 1 क्या होता है, -1 बचता है। अगर आप -2 में 2 के साथ में 1 को जोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1 बचेगा। हाँ सर -1 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -2। ये आपके पास में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है। आया समझ में, हाँ सर आ तो गया समझ में। इसके बाद में मैं एक और काम कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं आपको निकालना है स्ट्रेस के डायमेंशन। किसकी, स्ट्रेस के डायमेंशन आपको निकालना है। सर स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मूला बता देता हूं, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। सर ये तो सेम फॉर्मूला है, तो क्या सर डायमेंशन भी सेम आएगी, आपको भी पता है फॉर्मूला के अंदर डायमेंशन इसके रखो और इसके रखो, डायमेंशन यही आनी है। तो सर स्ट्रेस की भी डायमेंशन क्या होती है, मास की पावर 1 लेंथ की पावर -1 और टेम्परेचर की पावर, टेम्परेचर नहीं टाइम की पावर -2। मास की पावर 1 लेंथ की पावर 1 लेंथ की पावर -1 और सर टाइम की पावर -2 निकाली। आ गया समझ में, हाँ सर। अब मैं एक और टर्म आपको दे रहा हूं, स्ट्रेन। स्ट्रेन की आपको निकालनी है सर पावर, स्ट्रेन की आपको क्या करनी है सर, डायमेंशन निकालनी है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये बता दो। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है ΔL/L, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या, किसी भी कोई अपने पास कोई चीज है, कोई भी अपने पास है, मान लो कोई अपने पास सब्सटेंस है, कोई भी हमको एक बॉडी दे रखी है, उसके अंदर कितना खिंचाव हो सकता है, उसके अंदर कितना खिंचाव हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन अपने पास स्ट्रेन क्या होता है सर, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनली अपने पास वो जो सब्सटेंस था, वो बॉडी थी, वो कितने लेंथ की थी, और हमने जब उसको खींचा तो उसके अंदर क्या हो गया सर, कितना चेंज हुआ उसके लेंथ के अंदर, तो उस चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन बोलते हैं। तो सर स्ट्रेन के अंदर ये भी लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके लिए मैं एल की पावर 1 लिख दूंगा, बाय ये भी सर अपने पास लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा सर, एल की पावर 1 हो जाएगा। तो एल की पावर 1 बाय एल की पावर 1 होगा, ये एक दूसरे से काट देंगे एक दूसरे को अपने आप, और सर अपने पास जो स्ट्रेन आता है वो क्या आती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। दोबारा बताऊं, हाँ सर दोबारा बताऊं। स्ट्रेन क्या होती है सर, स्ट्रेन होता है कोई भी हमको बॉडी दे रखी है, उसके अंदर कितना खिंचाव हो रहा है, हम जब उसको खींचते हैं कितना उसके अंदर क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। जब खिंचाव होता है तो क्या उसकी लेंथ चेंज होगी, हाँ सर। कितना चेंज आ रहा है, बाय ओरिजिनली उसकी लेंथ कितनी थी, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन लेंथ भी क्या है सर, एक तरीके से लेंथ ही है, हाँ सर, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ भी क्या है सर, लेंथ ही है, एल की पावर 1 आपने दोनों के लिए यूज कर लिया। अब ये एल की पावर 1 इस एल की पावर 1 को क्या कर देगा, कट कर देगा, और अपने पास ये क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी। आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में। अब एक काम करता हूं, मैं अपनी बुक में से आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूं, और शानदार शानदार इसको मिटाकर आपको अपनी बुक में से कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है डायमेंशन, तो सर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं सर ई से, और अपने पास फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F = QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास क्या होता है सर, फोर्स होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F = QE। यहाँ से आपको क्या करना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या इस Q को F के नीचे भेज सकते हो, यानी कि F/Q कर सकते हो, हाँ सर।
क्या आपको फोर्स की डायमेंशन पता है? हाँ सर पता है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 होता है। बाय क्या आपको चार्ज के बारे में पता है कि इसकी क्या डायमेंशन होती है? नहीं सर। सर हमको ये भी पता है कि ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है और ये भी डिराइव्ड होती है। आपने इस डिराइव्ड का तो हमको बता दिया कि डायमेंशन क्या होता है। क्या आपको ये पता है कि इस डिराइव्ड का क्या होता है सर? इसको कैसे आप फंडामेंटल के अंदर चेंज कर सकते हो? नहीं सर मेरे को नहीं पता। क्या आपने सुना सर करंट क्या होता है? चार्ज बाय टी, चार्ज बाय टाइम होता है, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ है बाई कितने टाइम के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो अगर वहां से चार्ज आपको निकालना होगा, आपने सुना होगा कि आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। हाँ, तो यहाँ से अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्या आप इस टी को आई की साइड भेज सकते हो? हाँ सर भेज सकते हैं, यानी कि Q इक्वल टू आई टी हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। अब सुनो, आई अपने पास करंट फंडामेंटल होती है, बिल्कुल सर होती है। इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ए की पावर 1। टाइम भी सर अपने पास क्या होता है? फंडामेंटल। इसके लिए हम क्या करते हैं? टी की पावर 1 का यूज करते हैं। बस यहाँ पर पुट कर दो, ए की पावर 1 टी की पावर 1। जब आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये अपने पास क्या बचेगा? एम की पावर 1 एल की पावर 1। ये टी की पावर 1 है, जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? टी की पावर -1। जब टी की पावर -1 इट्स टी की पावर -2 के साथ में जब मल्टीप्लाई करेगा, दोनों की पावर क्या होगी सर? जुड़ जाएगी। तो सर -2 -1 के साथ में जब जुड़ेगा तो क्या -3 आता है? हाँ सर -3 आता है। तो ये m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 t की पावर -1 के साथ में जुड़ेगा तो सर t की पावर -3 हो जाएगा। और ये जो एम्पियर अपने पास है a की पावर 1, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ये सर a की पावर -1 हो जाएगा? हाँ सर a की पावर -1। ये अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -3 और a की पावर -1। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। हाँ सर। अगर सर कोई मेरे को बोले कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं इसको मिटाकर। अगर आपको कोई बोले कि आपको मान लो विस्कोसिटी, एक तो एक काम करता हूं मैं, प्रेशर हो गया, पावर पावर पावर। अगर आपको कोई पावर और इंटेंसिटी इन दोनों के डायमेंशन निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे सर? पावर और इंटेंसिटी। पावर का सर फॉर्मूला बताओ मेरे को। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का सर एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद ना रहे तो, एनर्जी बाय टाइम। हाँ सर, एनर्जी बाय टाइम भी होता है और फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। एनर्जी बाय टाइम भी पावर का ही फॉर्मूला होता है और फोर्स इंटू वेलोसिटी भी किसका फॉर्मूला होता है? पावर का होता है। क्या मैं सर इस तरीके से निकालूं? क्यों, क्या ये आपका फेवरेट है? हाँ सर, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फोर्स है, और फोर्स का हमको ऑलवेज डायमेंशन याद रहता है। तो आपने फोर्स का डायमेंशन लिखा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इंटू आपने वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आपको याद है सर? l की पावर 1 t की पावर -1 स्टार्टिंग में सबसे पहले निकाला था। हाँ सर, l की पावर 1 t की पावर -1। तो क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो? m की पावर अपने पास 1 ही है, l की पावर 1 l की पावर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर? दोनों की पावर जुड़ जाएगी, एक और एक सर 2, l की पावर 2। t की पावर क्या है यहाँ पर सर? -2 और यहाँ पर क्या है? -1। जब -2 -1 के साथ में जुड़ेगा तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा सर। m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3। ये सर आपके पास किसके डायमेंशन आ चुकी है? पावर की डायमेंशन आ चुकी है। क्या आपके पास आ चुकी है? बिल्कुल सर आ चुकी है। अगर मैं एनर्जी वाले तरीके से निकालूं तो सर, मैंने आपको बोला था कि एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है। मैंने बोला था कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो भी पॉपुलर होती है और वर्क या एनर्जी है इसकी भी डायमेंशन पॉपुलर होती है, और दोनों की सेम होती है, वर्क और एनर्जी की भी। क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बाई अपने पास सर क्या है? टाइम है। जब मैं इस टाइम को, नॉर्मली इसके साथ कोई पावर नहीं है तो हमने 1 लगा दी, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या टाइम की पावर सर ये -1 हो जाएगी? हाँ सर। जब टाइम की पावर -1 इस टाइम की पावर -2 के साथ जुड़ेगी तो -1 और -2 दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे सर? -3। तो अपने पास ऑल एंड ऑल आना क्या है? m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर सर अपने पास क्या नहीं है? -3। ये देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो आप इन दोनों फॉर्मूला से कुल मिलाकर आप पावर की डायमेंशन निकाल सकते हो। आया समझ में? हाँ सर। एक और काम करता हूँ, इंटेंसिटी बताता हूँ। इंटेंसिटी क्या होता है सर? पावर बाय एरिया होता है। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर बाय एरिया। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया होता है। या फिर इसका एक क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, हमने पावर की अभी ये डायमेंशन निकाली है तो हम सर पावर बाय एरिया करके निकाल रहे हैं। पावर की क्या डायमेंशन है सर? m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 बाय, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर एरिया जो है इसके लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं? l की पावर 2 का यूज करते हैं। l की पावर 2 का यूज करते हैं। तो l की पावर 2 क्या इस l की पावर 2 को कट कर देगा?
L की पावर 2 से L की पावर 2 क्या हो चुका है सर, कट हो चुका है। तो अपने पास कुल मिलाकर क्या डायमेंशन आई, m की पावर 1 और t की पावर -3। ये अपने पास सर इंटेंसिटी का डायमेंशन आ चुका है। इंटेंसिटी का क्या डायमेंशन सर, m की पावर 1 t की पावर -3। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। एकदम चुटकियों के अंदर हमने पूरा डायमेंशन फिनिश कर दिया है। अभी जो अपने पास हमने इतना डायमेंशनल एनालिसिस किया है, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है ये भी आपको बतानी बाकी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही फेमस अपने पास टर्म आती है, वो क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा या नीटा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसकी डायमेंशन होती है। ये पूछ ली जाती है, इस टाइप की जो अजीब अजीब टर्म होती है ना, इनके डायमेंशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, नेट एग्जाम के अंदर या फिर इवन जेईई मेन के अंदर भी कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं कि आप इनकी कैसे निकालोगे। तो सर हमको क्या करना है, नंबर 12 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। कैसे निकालें सर, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको आगे मिलेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, विस्कोसिटी वाला। तब आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि विस्कस फोर्स अपने पास क्या होता है, नीटा ए डीवी बाई डी जेड, डीवी बाई डी जेड या फिर डी एक्स आप बोल सकते हो। ये सर क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं डीवी बाई डी एक्स, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन लेंथ, ये हम बोलते हैं। बट आपको नॉर्मली समझाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो अपने पास डीवी बाई डी एक्स है ना, इसको चेंज करके मैं वी बाई एल लिख रहा हूँ, वी बाई एल मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, क्योंकि सर वो चेंज इन वेलोसिटी था, उसको मैं नॉर्मल वेलोसिटी बोल सकता हूँ। वो सर क्या था सर, चेंज इन लेंथ था, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल लेंथ बोल सकता हूँ। तो क्या अपने पास है सर, विस्कस फोर्स का अपने पास फॉर्मूला नीटा ए वी बाई एल। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर, हमको क्या करना है सर, हमको ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि नीटा हमको निकालना है। बाकी टर्म को सर हम इस तरफ भेज देंगे, एफ विस्कस को मैं नॉर्मली एफ लिखकर छोड़ रहा हूँ, एल इस तरफ गया एफ एल बाई ए, सर अपने पास एरिया इस तरफ आ गया, और ये सर क्या वेलोसिटी का पी आ गया, एफ एल बाई ए बी। क्या आपको सर फोर्स की डायमेंशन पता है, एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -2 इंटू ये क्या है सर, लेंथ, एल की पावर 1 मैंने लगा दिया, बाई एरिया के लिए सर हम क्या यूज करते हैं, एल की पावर 2, और वेलोसिटी के लिए एल की पावर 1 और टी की पावर -1, ये यूज करते हैं। नॉर्मली आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। कैसे आएगा सर, कैसे आएगा इसका आंसर, ये मास की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -2 है। जब ये एल की पावर 1 इस एल की पावर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, दोनों की पावर एड, एल की पावर 1 + 1 एल की पावर क्या होगी सर, 2 होगी, m1 L2 t -2 बाय ये एल की पावर 2 इस एल की पावर 1 के साथ में ऐड करेगी, तो सर 2 और 1 3 अपने पास हो गया, तो एल की पावर 3 टी की पावर -1। अब जब ये पूरी टर्म ऊपर आएगी तो यहां से ये देखो, ये अपने पास टी की पावर -1 ऊपर जाकर क्या बनेगा, टी की पावर 1 बनेगा। ये टी की पावर 1 जब इस टी की पावर -2 से सर जब क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 और इसकी जो पावर ऊपर जाकर +1 बनेगी, ये दोनों आपस में ऐड होगी। जब सर -2 + 1 के साथ में ऐड होगा तो आंसर क्या बचेगा, टी की पावर -1। तो टी की पावर क्या बनेगा, अपने पास -1 बन गया। एम की पावर पहले से 1 है। सर लेंथ के बारे में बताओ, लेंथ ऊपर जाकर एल की पावर 3 से क्या बन जाएगी, एल की पावर -3 बन जाएगी, एल की पावर -3 बन जाएगी। साथ में क्या है, एल की पावर 2 है। जब -3 + 2 के साथ में ऐड होगा तो सर अपने पास क्या बचेगा, -3 + 2 यानी कि -1 बचेगा, एल की पावर -1। तो सर अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या आया सर, डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 1 एल की पावर -1 और t की पावर -1। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आया समझ में? बस इतना ही हमको देखना है। बाकी जितनी टर्म फिजिक्स के अंदर आती है इनके लिए या तो मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा छोटा मोटा 10-15 मिनट का, या फिर आप खुद भी इनको कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक आपको सारा पता चल गया, बेसिक से एडवांस तक, कि कैसे निकाली जाती है। अदरवाइज जो बचे हैं वो जिस जिस चैप्टर के अंदर आएंगे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि अब मुझे आपको इसके एप्लीकेशन कराने हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या एप्लीकेशन होते हैं। उससे पहले अपने पास एक छोटा सा एक लॉ आता है, प्रिंसिपल आता है, एक सिद्धांत, और ये वो जो अपने पास प्रिंसिपल होता है वो हमसे क्या कहता है, वो प्रिंसिपल हमसे कहता है, उस प्रिंसिपल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है, डायमेंशनल एनालिसिस का एक तरह से वो एप्लीकेशन ही है। वो हमसे ऐसा कहता है, वो हमसे कहता है कि सर अपने पास कोई भी 2 क्वांटिटी हमको दे रखी है, उन दोनों क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं आपस में, या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, जब उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम, जब उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम। जैसे मेरे पास एक कोई टर्म है मास, क्या मैं इसको
लेंथ से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं किसी मास को लेंथ से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं 5 किलो मेरे पास आम है, उसको मैं किसी 2 मीटर के स्केल से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकता। किसी 2 मीटर लंबे मान लो किसी मैं झाड़ू से कर सकता हूँ उसको इक्वेट? क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मान लो मेरे पास एक 5 किलो का कोई भी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब मेरे पास आम हो गया, ठीक है, और कोई भी लेंथ हो गई, क्या मैं उनको कर सकता हूँ कुल मिलाकर? नहीं कर सकता। मेरे पास मान लो कोई भी 2 मीटर की लेंथ, कोई भी मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, उसको क्या मैं 5 सेकंड के साथ में इक्वेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि दोनों की दोनों जो क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन सेम नहीं होती। हम केवल उन्हीं दो क्वांटिटीज को आपस में इक्वेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। बोलना क्या चाह रहा हूँ? बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कोई टर्म है वर्क, दूसरी टर्म है एनर्जी। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं। ये बात वही समझ पाएंगे जो कि ड्रॉपर है, क्योंकि वर्क और एनर्जी को हम सर कैसे इक्वेट कर सकते हैं? हम बोलते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये बात सारे जो ड्रॉपर रहते हैं वो जानते हैं कि सर ये क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम होते हैं। सारे ड्रॉपर जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। जो नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चैप्टर खोलेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा ये वाली बात। तो सर वर्क इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इन दोनों चीजों को सर हमने आपस में क्या कर रखा है? इक्वेट कर रखा है। क्यों कर रखा है? हमने तभी कर रखा है क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम आनी चाहिए, तो ही हम इनको क्या कर सकते हैं? इक्वेट। अब देखते हैं कि क्या इनकी जो डायमेंशन है वो सेम आती है। वर्क की सर डायमेंशन क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। और काइनेटिक एनर्जी सर होती क्या है? एक्चुअल में एनर्जी तो होती है, बिल्कुल सर, एनर्जी दो टाइप की, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो ये भी सर क्या है? काइनेटिक ही है। काइनेटिक एनर्जी इसकी भी सर क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। मैंने क्या बोला था? वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। इसी वजह से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं सर? कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं सर? कंपेयर कर सकते हैं, वरना हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे। ये हमसे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि कोई भी दो अपने पास क्वांटिटी है उनको सर हम तभी आपस में इक्वेट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन क्या हो? सेम हो। तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं, तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी हम उनको इक्वेट, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर, एकदम आराम से समझाया। इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं सर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम 3 काम करने वाले हैं। कौन कौन से 3 काम करने वाले हैं सर? यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम क्या कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। क्या क्या कर सकते हैं सर? इसकी मदद से हम कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको कोई फॉर्मूला दिया हो कि ये एक फॉर्मूला है, बताओ ये सही है या गलत है, हमें अगर उसकी डायमेंशन पता है उस टर्म की, तो हम बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है। और हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, हाँ, अगर आपको कोई सही इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा है या गलत दे रहा है, आप उसका पता लगा सकते हो। अगर आप मान लो कोई पेपर दे रहे हो, उसके अंदर आपको कहीं पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको याद नहीं आ रहा कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। हाँ, आपको याद नहीं आ रहा कि सर कहां पर वी स्क्वायर होता था या फिर एस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होती है एक्चुअल में इक्वेशन? आपको याद नहीं आ रहा। आपको मान लो दो इक्वेशन याद है कि या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। आप दोनों के अंदर डायमेंशन का यूज करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा इक्वेशन सही है। ये काम आप कर सकते हो। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई भी मान लो आपको वर्क का फॉर्मूला याद नहीं है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी तो आपको याद है। मान लो आपको कभी याद ना हो कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद ना हो, तो आप कैसे निकालोगे? मान लो आपको वर्क की डायमेंशन पता है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, तो आप उसकी मदद से वर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हो। या फिर आपको कोई काइनेटिक एनर्जी का मान लो फॉर्मूला दे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये आपको पता है कि ऐसा फॉर्मूला होता है बिल्कुल। अगर आपको कोई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv³ दे दे, तो आप क्या बोलोगे? सर गलत है। कैसे बोलोगे गलत है? क्योंकि जब आप डायमेंशन अगर आपको उसकी पता है ना, किसकी? काइनेटिक एनर्जी, तो आप सर डायमेंशन इक्वेट करके देखोगे कि दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आ रही है, तो सर ये फॉर्मूला सही नहीं है। अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम आ रही है तो सर वो फॉर्मूला सही है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक एक करके समझेंगे, सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड एनी फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड एनी फॉर्मूला, मतलब सर हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एक काम करता हूं, मार्कर चेंज करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सर हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? बताता हूं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमको कोई फॉर्मूला दे रखा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इस तरह से नहीं, मान लो हमको दे रखा है कि ये जो फोर्स है अपने पास, फोर्स, इसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन बोल रखा है कि ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। फोर्स किसके पर डिपेंड कर रहा है? मास पर और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमको पता नहीं है
कि ये जो फोर्स है इसके फॉर्मूले के अंदर मास और एक्सेलरेशन आएगा कैसे। क्या फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए होगा, क्या फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए स्क्वायर होगा, या फिर क्या फोर्स का फॉर्मूला m बाई ए होगा, मतलब कैसा होगा कुल मिलाकर फोर्स का फॉर्मूला। सर ऐसा होता है, ये तो आपको याद है इसलिए आपने बोला, ये तो आपको याद है इसलिए बोला। अगर याद नहीं हो तो आप कैसे निकालोगे कि इनमें से क्या होगा, ये हम यहाँ पर आपको निकाल कर बताने वाले हैं कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन पता है तो, नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर मैंने बोल रखा कि ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मेरे को निकालना फोर्स का फॉर्मूला, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो फोर्स है ये सर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इस पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फोर्स इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनल हटाया, यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट के आ गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम लिख रहे हैं। ये मान लो मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है और ये एक्सेलरेशन की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा मैंने मान रखा है, मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है। इतना आ रहा है समझ में। हाँ सर, हमने क्या किया, हमने बोला कि हमको सर फोर्स निकालना था, फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, बट हमको एक्चुअल फॉर्मूला नहीं पता। हमने क्या किया सर, मास की पावर ए पर ये डिपेंड कर रहा है, हमने इसके क्या करे डायमेंशन लिखे, मास के भी और एक्सेलरेशन के भी। और हम इधर क्या कर रहे हैं सर, हम फोर्स के भी डायमेंशन लिख रहे हैं, जो कि हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एम के पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ये सर फोर्स के डायमेंशन होते हैं, याद है। हाँ सर याद है। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और अपने पास जो टाइम है इसकी पावर क्या हो गया सर, -2 हो गया। m1 l1 t -2 होता है, बिल्कुल सर होता है। इधर हमने क्या किया, इनके भी डायमेंशन लिखे, m की पावर l हमने मान लिया और a की पावर भी हमने क्या कर लिया, b मान लिया। यहाँ पर k m की पावर a। अब यहाँ पर सर एक्सेलरेशन क्या होता है, सर एक्सेलरेशन की क्या आपको डायमेंशन पता है, सर हमने b लिख ली, b तो हमने मानी है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की सर डायमेंशन होती है l की पावर 1 t की पावर -2, निकाल रखा है ना, मेरे साथ में मिलकर आपने निकाला। और इस पूरे की आप पावर कर दो b, इस पूरे की आपने पावर क्या कर दी सर, b कर दी, इस पूरे की हमने पावर क्या कर दी, b कर दी। अगर आपको ये छोटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा भी लिख देता हूँ मैं, l की पावर 1 t की पावर -2 और इस पूरे की पावर क्या है सर, b है बिल्कुल सर है। हमने अब तक क्या किया, हमने क्या किया सर, फोर्स के डायमेंशन लिखी, हाँ सर, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। मास की हमने पावर लिखी कि m की पावर a है, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ दे नहीं रखा तो हमने क्या किया, m की पावर a लिख दिया। साथ में सर हमने एक्सेलरेशन की पावर b लिखी थी, लेकिन हमको पता है कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन का एक डायमेंशन होता है, वो क्या होता है सर, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये सर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और जैसे कि सर हमने एक्सेलरेशन की पावर b मानी थी तो हम इस पूरी टर्म की भी पावर b मान लेंगे। अब तक आया समझ में, हाँ सर आया समझ में। यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर a है, क्या दोनों क्वांटिटी सेम है, ये भी मास है ये भी मास है, बिल्कुल है सर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, m की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a। यहाँ से देखो, यहाँ से m की पावर a इक्वल टू m की पावर 1, जिन दोनों की जो दोनों अगर अपने पास क्वांटिटी सेम है तो उनकी सर जो अपने पास पावर होती है वो भी सेम, यानी कि जो अपने पास a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अगर नहीं है समझ में, दोबारा बोलता हूँ, क्या ये क्वांटिटी मास और ये क्वांटिटी मास दोनों सेम है, बिल्कुल सर दोनों क्वांटिटी सेम है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, m की पावर 1 को मैं m की पावर a के इक्वेट कर रहा हूँ, हाँ सर कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम ये बोलते हैं कि अपने पास दो क्वांटिटी जो कि सेम है तो उनकी पावर जो है वो भी क्या होती है, सेम। ये भी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि a इक्वल टू अपने पास 1 आ चुका है। सर क्या यूज है इसका, अभी बताता हूँ, आप पहले b निकालो। यहाँ से l की पावर 1 है, यहाँ पे सर क्या है, l की पावर 1 की पावर b है। अगर आपको किसी भी चीज की पावर दे रखी हो और उसके ऊपर भी अगर पावर लगी हो तो ये पावर इस पावर के साथ में क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई, ये पावर इस पावर के साथ में भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर इसके ऊपर भी पावर, मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो सर 1 इंटू बी तो b आ जाएगा, यानी कि l की पावर b, और -2 इंटू बी यानी कि सर t की पावर -2b अपने पास आ जाएगा। l की पावर b है, l की पावर 1 है, दोनों क्वांटिटी सेम, l की पावर 1 इक्वल टू l की पावर हमने b लिख दिया। अब सर यहाँ से क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी सेम तो दोनों के जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि सर अपने पास b इक्वल टू भी क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम तो इनकी जो पावर है वो भी क्या सेम हो जाएगी, यानी b इक्वल टू 1। अगर आपको नहीं लगता है कि b 1 आएगा या क्या आ जाएगा तो हम एक काम करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। कैसे सर, हम t वाला टर्म ले लेंगे, यहाँ पर सर t इक्वल टू क्या लिखा हुआ, -2, और यहाँ पर सर क्या लिखा हुआ है, t इक्वल टू -2 भी लिखा हुआ है, t की पावर -2 भी लिखा हुआ है। यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर क्या है सर, -2b है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल सर दोनों के दोनों टर्म सेम है। तो सर दोनों की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। -2 इक्वल टू -2
बी अपने पास आ जाएगा। ये -2 से -2 कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, और बी इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो m की पावर 1, m यानी कि m की पावर a जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और b की पावर 1 आ जाएगा। दोनों की पावर 1 क्या आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, एक तो वहां पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, m की पावर 1 है और a की पावर क्या है सर, 1 है। दूसरे के अंदर देखो m की पावर 1 है बट a की पावर क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, यानी ये तो नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। और सर, और यहाँ पर m की पावर 1 है बट a की पावर क्या 1 है, क्या 1 है, ये देखो डिवाइड बाय में तो 1 है, लेकिन जब हम a को ऊपर लाते हैं तो a की पावर क्या हो जाती है सर, -1 यहाँ पर हो जाएगी, मतलब सर ये भी अपने पास नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अपने पास करेक्ट आंसर क्या आ गया सर, ये अपने पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर इसका आ गया। F इक्वल टू एम ए अपने पास इस तरह से फॉर्मूला निकाला जाता है, किसकी मदद से सर, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपने देखा है, हाँ सर देखा है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। कैसे निकाला जाता है बताऊं, हाँ सर बताओ। हमने बोला अपने पास टाइम पीरियड है, ये सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल के और जी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है कुल मिलाकर। तो अपने पास जो टाइम पीरियड है ये सर डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और किस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पर। अब आपको बताना है कि टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, क्या करोगे, हम सर एक काम करेंगे, ये जो t है ये डिपेंड कर रहा है l पर और किस पर सर, g पर। मैं l की पावर a मान लूंगा और g की पावर सर मैं b मान लूंगा, वही काम हमको करना है। t किस पर डिपेंड कर रहा है, l और g पर, तो मैं l की पावर a मान लूंगा, g की पावर क्या कर लूंगा, b मान लूंगा। अब सर क्या मेरे को टाइम पीरियड का डायमेंशन पता है, टाइम पीरियड तो सर अपने पास नॉर्मल टाइम होता है, तो मैं t की पावर 1 कर दूंगा और m की पावर मैं 0 कर दूंगा, l की पावर भी मैं क्या कर दूंगा 0, यानी सर अपने पास m0 l0 t क्या है 1 है, m0 l0 t की पावर 1, ये नॉर्मल t की पावर 1 ही आता है, बिकॉज इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ सर, इक्वल टू यहाँ पर l की पावर a, l अपने पास नॉर्मल लेंथ होता है तो मैं क्या करूंगा, l की पावर a कर दूंगा। साथ में g क्या होता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l की पावर t की पावर -2, वो आपको पहले लिखना रहेगा, फिर आपको पावर में b लगाना रहेगा, l की पावर 1 t की पावर -2, इसकी होल पावर अपने पास b है। आया समझ में, हाँ सर। अब मैंने क्या बोला, कोई भी अपने पास टर्म है उसकी अगर पावर है, उसके ऊपर फिर से पावर लगी हुई है, ये टर्म है उसके ऊपर पावर है, पावर के ऊपर फिर से पावर लगी, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी सर, मल्टीप्लाई, यानी ये b 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और -2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब अपने पास ये टर्म क्या आएगी, l की पावर b और t की पावर -2b, है ना, हाँ सर, l की पावर b और t की पावर -2b, m0 l0 t की पावर 1 था, बिल्कुल, और यहाँ पर l की पावर a और ये क्या है सर, l की पावर b, दोनों आपस में क्या हो रही है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर ये देखो कुल मिलाकर क्या आ रहा है, l की पावर a, बिल्कुल, l की पावर b और t की पावर -2b, ये ऐसी तो है टर्म, दोनों को सोल्व करने पर ऐसी तो टर्म आती है, बिल्कुल सर आती है। ये l की पावर है सर, l की पावर b के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या मैं इसको l की पावर a प्लस b लिख सकता हूँ, हाँ सर, और t की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ, ये अपने पास टर्म आ गई। अब यहाँ पर l क्या है 0, यहाँ पर l क्या है a प्लस b, तो अपने पास दोनों की दोनों क्या है सर, लेंथ है, बिल्कुल सर लेंथ है, दोनों की दोनों क्या है सर, लेंथ, एक जगह लेंथ की पावर क्या 0 और एक जगह लेंथ की पावर क्या a प्लस b, दोनों की दोनों अगर अपने पास टर्म सेम है तो क्या इनकी पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि सर 0 इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। और अगर मैं b को उस तरफ भेजूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस b आ जाएगा, यानी जो अपने पास a आएगा b उसका ठीक उल्टा आएगा, जो अपने पास a आएगा b उसका सर ठीक उल्टा आएगा। अब बताओ सर a और b आएगा क्या, यहां से तो कुछ भी पता नहीं चला। क्या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको t की पावर 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पर t की पावर -2 भी दिख रही है, तो क्या सर दोनों की दोनों टर्म सेम है, क्या मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकता हूँ। t की पावर 1 इक्वल टू टी की पावर -2b, हाँ सर, t की पावर 1 इक्वल टू टी की पावर -2b, है ना, हाँ। अब दोनों टर्म सेम तो दोनों की पावर सेम, यानी कि 1 इक्वल टू -2b है सर, हाँ। यहां से मैं b अगर निकालूंगा तो ये सर नीचे आएगा 2 1/2 और माइनस सर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सर b क्या आ चुका है, b आ चुका है सर -1/2b और सर a क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ p, b है -1/2 और आगे पहले से माइनस लगा हुआ है, मतलब सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। b क्या है -1/2 और a क्या है सर 1/2, तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे, टेम्परेचर t क्या आ जाएगा सर, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2,
लिख दिया आपने, बिल्कुल सर, क्योंकि L की जगह हमने A लिखा था और A की हमने वैल्यू क्या निकाली 1/2 और B की जगह हम B की जगह B सर हमने क्या करा -1/2 लिखा और B हमने निकाला भी क्या है -1/2 करा। तो हमने क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, कोई भी अपने पास टर्म है उसके ऊपर अगर पावर में 2 हो तो क्या होता है स्क्वायर, उसका स्क्वायर होता है। अगर सर 1/2 हो तो सर क्या होता है, तो वो उसका होता है अंडर रूट, है ना। तो क्या ये अंडर रूट एल है, हाँ सर। और क्या ये सर अंडर रूट जी है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये -1/2 है तो ये सर अंडर रूट तो है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये है सर अपने पास अंडर रूट एल, ठीक है। जी अपने पास सर 1/√g होता है, 1/√g होता है, क्योंकि सर हमने माइनस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, माइनस लगा रखा है, इसलिए सर ये 1/√g होता है। तो कुल मिलाकर क्या मैं इस टर्म को √L/g लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। √L/g के सर टेम्परेचर अपने पास जो टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट होता है 2π√L/g। इस तरह से हम सर टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम निकालते हैं। क्या होता है सर 2π√L/g। अगर यहां से समझ में ना आया हो तो दोबारा बताते हो। हमने सर ए और बी निकाला, ए अपने पास क्या था सर 1/2, हाँ सर। जी क्या था सर -1/2, बिल्कुल सर। 1/2 को सर हम अंडर रूट बोलते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर में 1/2 लगाओ तो उसको हम सर क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। हमने अंडर रूट लगाया, जी के ऊपर सर -1/2 लगाया हुआ। अगर सर किसी भी चीज के आगे माइनस लगाओ, है ना, तो हम सर जब उसको लिखते हैं तो क्या हम सर बाय लिखते हैं, डिवाइड बाय में लेकर जाते हैं, बिल्कुल। और सर 1/2 लगा हुआ था मतलब अंडर रूट तो है, अंडर रूट जी आ गया पहली बात। तो माइनस लगा हुआ था, अगर हमको ए प्लस करना था तो हम इसको सर डिवाइड बाय में लेकर जाएंगे, डिवाइड बाय में लेकर आगे, मतलब अपने पास √L/√g आ गया। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया सर, √L/g के, हाँ सर √L/g के। जब जैसे ही सर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया अपने पास क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी का हमने ये साइन हटाया तो सर अपने पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, t = 2π√L/g। आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में। तो ये हो गया अपने पास पहला एप्लीकेशन कि हम क्या कर सकते हैं सर, कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सर दूसरा क्या एप्लीकेशन है, वो है कि हम चेक कर सकते हैं क्या कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। कैसे सर, अभी बताता हूं। क्या कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। जैसे सर हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है 12mv³। सर ये फॉर्मूला तो गलत है। कैसे कैसे कहा कि ये फॉर्मूला गलत है। सर यहाँ पर v² होता है, क्यूब नहीं होता। अभी देख लेते हैं, अगर LHS में यानी कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड, कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड की साइड, मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसकी तरफ, और RHS में यानी कि इस तरफ, अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम आ जाए तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सही होता है। अदरवाइज वो फॉर्मूला क्या होता है, गलत होता है। जैसे यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी के, मेरे को मान लो डायमेंशन याद है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर ये जो mv³ ये देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये जो mv³ लिखा हुआ है इसमें से मैं मास की भी डायमेंशन लिखूंगा और वेलोसिटी की भी डायमेंशन लिखूंगा। निकालने पर कुल मिलाकर जो डायमेंशन इस तरफ आएगी, अगर वो इस तरफ वाले डायमेंशन के सिमिलर है तो ये फॉर्मूला सही है, वरना ये फॉर्मूला क्या है सर, गलत है। जैसे सर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एक नॉर्मल एनर्जी तो होती है, हाँ, एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, यानी कि m⁻1 L⁻2 और t⁻²। ये हमने LHS के साइड के डायमेंशन लिख ली। अगर RHS की यही डायमेंशन आएगी तो ये फॉर्मूला एकदम सही है, वरना क्या है, गलत। और हमको भी पता है, हम सबको पता है कि ये जो इस तरफ आएगा जो टर्म, ये इसके सेम नहीं होनी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। निकाल कर देखते हैं, निकाल कर देखेंगे, हमको ज्यादा मजा आएगा। मास के लिए सर, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं नॉर्मल m⁻1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। साथ में वेलोसिटी की मैंने आपको बताई थी डायमेंशन कैसी होती है सर, L⁻1 t⁻⁻1। लेक्चर के अंदर सबसे पहले देखा था L⁻1 t⁻⁻1, और इस पूरे का हमने क्या कर दिया सर, क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया। हाँ, कोई भी क्वांटिटी उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर एक और पावर, तो ये जो पावर है ये इस पावर के साथ में क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई। ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, टी की जो पावर है ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सर L⁻3 हो चुकी है और t⁻³ और m⁻ तो 1 पहले से थी। क्या आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही है, क्या आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही है, m⁻1 L⁻2 t⁻²? क्या आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही है? नहीं सर, दोनों सेम नहीं है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, गलत है। क्या ये इक्वेशन गलत है? आप एक काम कर सकते हो, मान लो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आप एक काम करो, 12mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, हम F = ma से करते हैं। F = ma, फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F = ma, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं, सवाल ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर फोर्स की क्या होती है यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है सर, फोर्स की डायमेंशन m⁻1 L⁻1 t⁻²। फोर्स की क्या होती है, m⁻1 L⁻1 t⁻², इक्वल टू अपने पास
एम ए है, इसमें सर मैं मास की जगह क्या रखूंगा, एम की पावर 1। एक्सेलरेशन की जगह आप क्या रखते हो सर, एल की पावर 1 टी की पावर -2, एम की पावर 1 इस तरफ भी 1, एल की पावर 1 इस तरफ भी 1, टी की पावर -2 इधर भी टी की पावर -2। मतलब सर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अपने पास बन रहे हैं, यानी एफ इक्वल टू एम ए ही अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स का। अगर यहाँ पर आपको एफ इक्वल टू एम ए स्क्वायर दिया होता, एम ए क्यूब दिया होता, फिर मैं पूछता कि क्या ये फॉर्मूला सही है गलत, तो आप क्या बोलते कि सर ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि दोनों साइड आप एलएचएस और आरएचएस की जब आप डायमेंशन निकाल कर देखते तो वो सिमिलर नहीं आती। ये होता है इसका दूसरा एप्लीकेशन। आया समझ में? हाँ सर। एक और मैं बताता हूँ, मैंने क्या लिख रखा है, P इक्वल टू एम वी स्क्वायर लिख रखा है, P इक्वल टू एम वी स्क्वायर लिख रखा है। इसको मिटाकर यहाँ पर लिखता हूँ P इक्वल टू मैंने एम वी स्क्वायर लिख रखा है। क्या सर ये फॉर्मूला सेम होता है? P क्या है सर? P है मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है? नहीं सर, नहीं होता है। P इक्वल टू एम वी होता है। कैसे पता सर? मेरे को फॉर्मूला याद है। मान लो आपको याद नहीं है, फिर मैं आपको पूछूं सर सही है या गलत है, सर चेक करना पड़ेगा। कैसे? मेरे को सर मोमेंटम की डायमेंशन पता है, उसकी मदद से मैं चेक कर लूंगा। कैसे? P इक्वल टू एम वी स्क्वायर हमको दे रखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है हमको चेक करना। हमने सर मोमेंटम की सबसे पहले लिखी m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये किसकी होती है सर? मोमेंटम की डायमेंशन होती है। क्या होती है? मोमेंटम की डायमेंशन होती है। ये आपको याद रहनी चाहिए। रह गई याद? बिल्कुल सर रह गई याद। इसके अलावा यहाँ पर मास की जगह आपको m की पावर 1 आपने लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी की सर क्या होती है? l की पावर 1 t की पावर -1 और इस पूरे का आपने क्या किया? स्क्वायर। ये स्क्वायर के अंदर देखो, ये अपने पास कोई क्वांटिटी, इसकी पावर है, पावर के ऊपर एक और पावर है, ये पावर इनके साथ में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई इन पावर के साथ, यानी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ये आपके पास आया, बिल्कुल सर आया। और यहाँ पर क्या है सर? एलएचएस में m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये आपके पास इस तरफ है आरएचएस में, एलएचएस में, और ये आरएचएस में। क्या दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा? नहीं सर, नहीं दे रहा। एलएचएस इक्वल इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी कि ये जो फॉर्मूला ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है सर? P इक्वल टू एम वी होता है, एम वी होता है। अगर आप सर इसकी जगह क्या लिखोगे? m1 l1 t की पावर -1 लिखोगे, हाँ सर लिखेंगे। और यहाँ पर आप m की जगह 1 लिख दोगे, मास की जगह, ठीक है सर। और वेलोसिटी क्या होता है? l की पावर 1 t की पावर -1। क्या एलएचएस आरएचएस सेम है? बिल्कुल सर, दोनों सेम है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या है? एकदम सही है। ये काम आप कर सकते हो किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, की हेल्प से। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। एक और सर इसका छोटा सा एप्लीकेशन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमने कोई भी इक्वेशन लिखी है क्या वो सही है या नहीं है, कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये तो हम देख ही सकते हैं। कोई इक्वेशन हमने लिखी है क्या वो भी सही है या नहीं है, ये भी हम इसी की मदद से चेक कर सकते हैं। कैसे सर? हमने लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है सर? ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s सर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये नॉर्मल लेंथ है l, है ना। अगर इसकी भी दोनों के मिलाकर अगर यूनिट डायमेंशन लेंथ आई l की पावर 1, और अगर इसकी भी सर l आई, तो सर ये इक्वेशन एकदम सही है। यानी जितने भी क्वांटिटी आपस में जुड़ी हुई है, ये इन तीनों क्वांटिटी की सर अगर डायमेंशन क्या आई? सेम आई, तो ये सर इक्वेशन सेम है, वरना गलत है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल पहले बताता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है सर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर ये सर क्या है? वेलोसिटी है। इसकी सर डायमेंशन क्या होती है? l की पावर 1 t की पावर -1। ये भी क्या है सर? वेलोसिटी है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, l की पावर 1 t की पावर -1। यहाँ पर ये क्या है सर? एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। एक्सेलरेशन की क्या होती है सर? l की पावर 1 t की पावर -2 इनटू ये अपने पास सर क्या है? यानी कि टाइम की पावर, टाइम की पावर -2 जब सर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? टाइम की पावर 1 के साथ। तो सर जब इनकी जो पावर जुड़ जाएगी आपस में, क्योंकि सर दोनों क्वांटिटी सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों की पावर क्या होती है सर? आपस में जुड़ती है ना। बिल्कुल सर जुड़ती है। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि अब हम एकदम लेक्चर के एंड की तरफ आ गए हैं और मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब तक आपको ये चीजें आ भी गई होगी। तो सर जब ये t की पावर -2 t की पावर 1 के साथ में जब मल्टीप्लाई होगा, तो इनकी पावर आपस में जुड़ेगी। -2 + 1 क्या आता है सर? -1 आता है, यानी कि l की पावर 1 t की पावर -1। ये पूरी टर्म भी क्या है सर? l की पावर 1 t की -1। ये भी ऐसी आई है और ये भी क्या? ऐसी आई है, यानी ये इक्वेशन अपने पास एकदम सही है। यही सेम चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। वेलोसिटी के लिए सर क्या आता है? l की पावर 1 t की पावर -1 t की पावर -1 इंटू यहाँ पर ये क्या है सर? t की पावर 1 है। t की पावर -1 इंटू आप t की पावर 1 करोगे तो सर ये और ये आपस में ऐड हो जाएगी, यानी एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। जब सर -1 + 1 के साथ में जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बिल्कुल। तो ये अपने पास क्या बन चुका है? l की पावर 1 अपने पास बचा है। अब तक तो सही चल रहा है। हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ तो सर कॉन्स्टेंट, आपको कोई मतलब नहीं है। एक क्या है सर? एक्सेलरेशन l की पावर 1 t की पावर -2 इंटू अपने पास t का स्क्वायर, यानी कि t की पावर 2। t की पावर 2 t की पावर -2 को कट कर देगा और अपने पास यहाँ पर भी क्या बचा है? l की पावर 1। ये भी सेम आई है, ये भी सेम आई है और ये भी सेम, तीनों सेम है सर। हाँ सर तीनों सेम है। मतलब ये जो अपने पास इक्वेशन है ये भी क्या है? एकदम सही है। सर सही है, हमको तो पता है।
यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि सही है या नहीं है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो चेक करके। कोई भी आपको दूसरी इक्वेशन मिले तो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हो। सब कुछ आया समझ में? हाँ सर। एक छोटा सा आपको मैं सवाल भी दे देता हूँ, थोड़े अलग टाइप के भी सवाल बनते हैं इसके अंदर से। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, सर 7 होती है। अगर आपको कोई बोले कि आपको कुछ नई फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम करनी है और उनके फॉर्म में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ। कोई हमको बोल रहा है कि सर एफ फोर्स, वी वेलोसिटी और टी क्या है सर टाइम, इन तीनों को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। सर ये तो नहीं होती, फोर्स भी डिराइव्ड होती है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड होती है, हाँ टाइम जरूर होती है फंडामेंटल, आपको मानना है। आर लेट मतलब हम मान लेते हैं सबसे पहले आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ मास इन फॉर्म ऑफ एफ वी टी आर। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपने पास फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेता हूँ। होती नहीं है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इनको फंडामेंटल क्वांटिटी एक बार अज्यूम कर लेता हूँ। इनमें से सिर्फ टाइम होती है एक्चुअल में फंडामेंटल, मैं इनको अज्यूम कर रहा हूँ फंडामेंटल। अब आपको इनके फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, मास की पावर 1, लेंथ की पावर ये, टी की पावर ये, ऐसे बताते हैं ना। अब हमको बताना है एफ की पावर क्या है, वी की पावर क्या है और टी की पावर क्या है। इस फॉर्म में आपको बताना है, क्या बताना है, मास का आपको फॉर्मूला बताना है, मास का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो हमको एक काम करना है, ये जो मास है, ये फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इन तीनों को रिलेट करते हुए हमको एक इक्वेशन बनानी होगी सबसे पहले। क्या हम मास को फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं? पता नहीं सर। वेलोसिटी के साथ कर सकते हैं? नहीं पता सर। टाइम के साथ भी सर नहीं पता। मुझे पता है, हम एक काम कर सकते हैं, क्या सर हम F इक्वल टू एम ए ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं? F इक्वल टू एम ए, ये हमने फोर्स को मास के साथ में सर रिलेट कर दिया। किसी भी एक के साथ क्या हम रिलेट कर सकते हैं, यही हमको करना था। हम एक के साथ करेंगे तो हम बाकी रिलेशन देख लेंगे। एक और हम काम कर सकते हैं, क्या हम सर P इक्वल टू एम वी कर सकते हैं? P इक्वल टू एम वी ऐसे भी तो कर सकते हैं। हमने मास को वेलोसिटी के साथ में हमने सर रिलेट कर दिया, मतलब सर किया तो जा सकता है मास को इनमें से किसी के भी साथ रिलेट। तो हमने यहाँ पर क्या किया सर, फोर्स, और फोर्स के साथ में हमने क्या किया सर, मास को रिलेट किया। ये मास है, ये फोर्स है, इनमें से किसी के साथ हमें इसको रिलेट करना था। हमने क्या किया सर, मास को फोर्स के साथ में रिलेट कर दिया। किया बिल्कुल सर। F इक्वल टू एम ए था, एम ए क्या होता है सर, एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है सर, वेलोसिटी बाय टाइम। सर हमने तो तीनों के साथ में रिलेट कर दिया, ये मास, ये वेलोसिटी, ये टाइम, और ये क्या है सर, फोर्स। मास, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, चारों के साथ रिलेट कर दिया है ना सर। चारों चीजें आपस में रिलेटेड है बिल्कुल। हमको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है मास। मास को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को एक तरफ। हमने टाइम को इधर भेज दिया, एफ टी बाई वी अपने पास नीचे आ गया। ठीक है सर। यहाँ से क्या आपको एफ के साथ कुछ नहीं है, हमने 1 लगाया, टी के साथ भी कुछ नहीं है, हमने 1 लगाया, और वी के साथ भी सर कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया। ठीक है। यहाँ से क्या आपको कुछ चीज दिखाई दे रही है कि हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? क्या सर, क्या करना होगा हमको, वेलोसिटी को आप ऊपर लेकर आओ तो कोई भी चीज ऊपर जाएगी, डायमेंशन सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी, बस साथ में नेगेटिव लग जाएगा। यानी एफ की पावर 1, टी की पावर 1 और वी की पावर -1। इसके बाहर अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आपके पास सर मास की डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है कि सर मास के लिए अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है एफ, वी, टी, तीनों के बारे में हमने डायमेंशन बता रखा है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है 1, वेलोसिटी की क्या होती है सर -1, और अपने पास जो टाइम है इसकी क्या होती है सर 1 ही अपने पास डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया अपना एक लेक्चर जिसके अंदर हमने डायमेंशन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर एरर एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।